नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। एक जमाकर्ता हैं जो कि कानून का अच्छा नॉलेज रखते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसका अच्छा नॉलेज रखते हैं। उन्होंने केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय को एक पत्र लिखा है, बहुत अच्छा पत्र है और उसमें बहुत सी चीजों का खुलासा किया गया है और बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान किया गया है वह वैध बकाया निवेशकों को ही भुगतान किया गया है कि अथवा सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनके द्वारा जिन जमाकर्ताओं की जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है मात्र उन्हीं को भुगतान दिया जा रहा है। इस विषय पर है जो एक जमाकर्ता है, बहुत ही विद्वान है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी जो नॉलेज अच्छा रखते हैं। तो इन्होंने एक पत्र लिखा, वह पत्र सभी के लिए महत्वपूर्ण है और मैं तो चाहूंगा कि आप सभी लोग भी इस प्रकार का पत्राचार अवश्य करें। मैं वह पत्र पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, प्रति श्रीमान केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय, सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय पंजीयक, सहकारिता समिति, सीआरसीएस सहारा रिफंड प्रकोष्ठ, तकनीकी सहायता एवं पूछताछ सहायता, कार्यालय अटल अक्षय ऊर्जा भवन नई दिल्ली। इन्होंने लिखा है, विषय सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर 28 जुलाई 2023 को आवेदन करने के उपरांत आवेदन संख्या लिखी है। कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस है इसलिए मैं आवेदन संख्या नहीं बता सकता, लेकिन आगे का पढ़ के आपको अवश्य बताऊंगा। जिसमें लिखा, आवेदन संख्या अमुक का भुगतान गबन होने तथा समस्या का निराकरण करने हेतु निवेदन करता। उन्होंने अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान लिखा है और इन्होंने प्रथम सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो 28 जुलाई 2023 को आवेदन संख्या का आवेदन किया था। उसके उपरांत 5 फरवरी 2024 को पोर्टल पर 10 लाख रुपए भुगतान दिख रहा था, लेकिन खाते में कोई भुगतान नहीं आया। शिकायत करने के उपरांत 1 अप्रैल 2024 को अचानक पोर्टल पर परिवर्तन हुआ और 10,000 रुपए खाते में आया। जब इन्होंने शिकायत की तो पोर्टल पर अचानक परिवर्तन कर दिया गया और 10,000 रुपए इनके खाते में डाल दिया गया, जबकि लागू सोसाइटी के रिकॉर्ड है जो सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, इन्होंने जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर जो मेरे ये खाते हैं इनमें कितना भुगतान है जो आपके माध्यम से है जो क्रेडिट हुआ है। तब सोसाइटियों ने इन्होंने पूछताछ की और पूछताछ में पता चला कि सोसाइटी के रिकॉर्ड में 49,000 रुपए का भुगतान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सोसाइटी का जो रिकॉर्ड है, यदि आप लोगों के कार्यालय खुले हैं तो आप अकाउंट नंबर के माध्यम से देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भुगतान आया है क्या वह सोसाइटी के रिकॉर्ड में यथावत है कि सोसाइटी के रिकॉर्ड में कुछ और दिख रहा है और पोर्टल पर कुछ और दिख रहा है। तो इनका आया 10,000 रुपए और सोसाइटी के रिकॉर्ड में 49,000 रुपए का भुगतान दिख रहा है। बाकी इन्होंने पूछा है कि जबकि सहारा रिफंड पोर्टल के जो वर्तमान नियम है उस हिसाब से है जो 50,000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है, तो इन्होंने पूछा है कि 39,000 रुपए का भुगतान कहाँ गया, इसकी कोई जानकारी नहीं। जब शिकायत की उस दिन से अभी तक, इन्होंने शिकायत भी जब इस विषय में की तो उस दिन से लगभग है जो बहुत समय हो चुका है, तब से है जो स्क्रूटनी इन प्रोसेस पोर्टल पर देखा जा सकता है। जमाकर्ता ने यह भी बताया कि मेरी धर्मपत्नी का भी खाते है, वैध निवेशक हैं, लेकिन उनकी मेंबरशिप इनवैलिड आ रही है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम अनुसार गलत है। यदि सहारा समूह की
जो भी सोसाइटियां हैं वह डाटा नहीं दे रही हैं, तो यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना है, क्योंकि 29 मार्च 2023 तक का जो भी डाटा था वह है जो उनको सीआरसीएस को देना था, लेकिन नहीं दिया गया। तो इस विषय में है जो इन्होंने शिकायत की है और इन्होंने पूर्ण जानकारी भी इसमें संलग्न की है और बताया है कि यह न्यायालय की अवहेलना है। इसके उपरांत सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया गया। सहारा रिफंड पोर्टल बनने से पूर्व दिनांक 17 सितंबर 2020, 22 अगस्त 2020, 22 सितंबर 2020 श्रीमान संयुक्त केंद्रीय सचिव केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली जो भी दावे थे जिस पोर्टल पर है जो दावों की संख्या थी उसकी शिकायत है जो की गई थी, लेकिन इनको भुगतान नहीं मिला। उसके उपरांत माननीय हाईकोर्ट जबलपुर की जो रेट लगाई गई थी 28/288/2021 का आदेश पारित हुआ। संपूर्ण जानकारी सहकारिता मंत्रालय में जमा किया गया, लेकिन भुगतान नहीं मिला। उसके उपरांत माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में है जो अवमानना की जो याचिका है जो 3959/2023 दर्ज हुई, जहां केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल बनने की जानकारी दी थी। ये उस समय की बात है, तथा भुगतान लेने की प्रक्रिया भी बताई थी और उन्होंने तो यह भी जवाब दिया था कि आप इस पोर्टल पर आवेदन करें और आप जो भी शिकायत करता है आपका 1 माह के अंतर्गत भुगतान हो जाएगा। ये मेरे पास है जो उनके जवाब की कॉपी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब जमाकर्ता ने यह सब विषय वस्तु सहारा रिफंड पोर्टल जो बना था 18 जुलाई 2023 को, उससे बहुत पहले 2020 से वह अपने भुगतान हेतु परेशान है और उन्होंने सहकारिता मंत्रालय भी जाकर शिकायत की। माननीय हाई कोर्ट में जो रेट लगाई थी उसमें भी वह जमा करता थे। आदेश हुआ, लिस्ट भी जमा हुई, लेकिन उनको भुगतान मात्र 10,000 रुपये मिला। पहले वह 10 लाख दिख रहा था और फिर 10,000 रुपये, जबकि नियम अनुसार पोर्टल पर 50,000 रुपये तक का भुगतान होना है। तो इन्होंने पूछा है कि आखिर सीआरसीएस जो सहारा रिफंड पोर्टल है वह कौन सी वैध जमाकर्ताओं को भुगतान दे रही है, क्योंकि आप ही बताओ, जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, पूर्व सहकारिता मंत्रालय के पास संपूर्ण दस्तावेज जमा कर दिए गए थे प्रतिलिपि, और सहारा समूह की जो सोसाइटी है उनके द्वारा भुगतान नहीं दिया जाता है, तो जमाकर्ता ने पूछा है कि और कौन सी वैध बकाया जो जमाकर्ता हैं उनको आप भुगतान दे रहे हैं। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर मुख्य रूप से हम वैध जमाकर्ताओं शिकायतकर्ताओं के आधार पर बना था, न कि सहारा समूह द्वारा निजी रूप से जमाकर्ताओं की जो चयन किया जाए उनके भुगतान देने हेतु, जो कि वैधानिक रूप से गलत है। सत्य बात है कि जिन्होंने शिकायत की थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी है कि शिकायतकर्ता और वैध जमाकर्ता, तो यह दोनों थे और इन्हीं के लिए विशेष रूप से यह पोर्टल है जो ऐसे ही जमाकर्ताओं के लिए मुख्य रूप से बनाया गया था। लेकिन इनको भुगतान ना देकर जो जानकारी आ रही है कि सहारा समूह द्वारा निजी रूप से जो जमाकर्ता है उनके नाम दिए जाते और उनका भुगतान किया जा रहा है, इन्होंने यह आरोप लगाया है। और इन्होंने कहा यह तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, खुलेआम किया जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। इन्होंने बहुत से साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं और इन्होंने लगाए भी हैं। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल ने जो त्रुटि बताई गई, सहारा वर्कर द्वारा निःशुल्क सहयोग किया गया त्रुटियों को। इनके जो वर्कर थे उन्होंने बकायदा है जो भी उनका कर्तव्य था उन्होंने ईमानदारी पूर्वक किया, उन्होंने कोई शुल्क भी नहीं लिया और इनको बकायदा इनको सेवाएं दी। लेकिन उन्होंने बताया 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसके उपरांत भुगतान न देना, पोर्टल द्वारा अपने बनाए गए
नियमों का पालन न किया जाना वैधानिक रूप से गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह तो सर्वथा ही गलत है। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर 45 दिन भुगतान की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन स्कूटनी इन प्रोग्रेसेस 1 वर्ष से दावा रखना यह वैधानिक नियमों की अवहेलना है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई कमी है तो आपको है जो स्कूटनी हटाना चाहिए, लेकिन आप 1-1 वर्ष तक है जो यह दावे है जो स्कूटनी इन प्रोसेस रखे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। क्या ऐसा कोई आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था कि वैध शिकायत जो जमा करता है उनके दावों को भुगतान न देकर स्कूटनी इन प्रोसेस 1-1 वर्ष तक रखना? इन्होंने पूछा है क्या कोई ऐसा आदेश है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हो कि नहीं आप भुगतान नहीं देना, बल्कि इनको स्कूटनी इन प्रोसेस कर देना? वैध शिकायतकर्ता जमाकर्ता यदि सहारा रिफंड पोर्टल की समयावधि निकल गई और भुगतान नहीं मिला, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? और जो भी वैधानिक कार्रवाई की है और करनी पड़ेगी, उसका खर्च जवाबदेही किसकी होगी? इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि यदि इसी प्रकार स्क्रूटनी प्रोसेस रखा गया और मान के चलो 5,000 करोड़ रुपए खत्म हो गया और समय अवधि निकल गई और भुगतान नहीं ले पाते हैं, तो आगे यदि सर्वोच्च न्यायालय में यह जमाकर्ता जाते हैं तो जो खर्च अभी तक हाई कोर्ट में किया है और सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, तो इन्होंने प्रश्न पूछा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान देने में भेदभाव किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह मैंने भी देखा है कि जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, विशेष रूप से उनको प्राथमिकता देनी थी, लेकिन ऐसा ना कर कर यह सहारा प्रबंधन के जो अधिकारीगण है, क्योंकि ये तो हमारे देश में होता ही है कि कुर्बानी कोई देता है और फायदा कोई लेता है, तो यथार्थ बात यही है कि त्याग किसी ने किया और फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो वर्तमान में सहारा इंडिया का काम कर रहे हैं, और उनकी जो जमा करता है जो कुछ री-इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सहारा प्रबंधन की ओर से उन्हीं का है जो वेरिफिकेशन किया जाता है और उनको ही प्राय है जो भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को नहीं मिला, लेकिन यह बात यथार्थ है कि यदि 100 जमाकर्ता उनके होंगे जो सहारा समूह चाह रही है, तो 10 जमाकर्ता अदर होंगे जो सहारा के भुगतान से प्रताड़ित है, परेशान है और वैधानिक कार्रवाई की है। जबकि होना क्या चाहिए था कि सबसे ज्यादा जो शिकायत करता है जो सहारा समूह द्वारा सोसाइटियां है जो उनका के द्वारा जो भुगतान नहीं दिया गया, और वो है हाई कोर्ट है या तमाम प्रकार की शिकायत दर्ज की, कंज्यूमर फोरम में भी गए, तो कहने का मतलब कंज्यूमर फोरम, हाई कोर्ट और इत्यादि जो भी शिकायत उन्होंने की, तो सर्वप्रथम उनको प्राथमिकता देनी थी, क्योंकि यह वैध बकाया निवेशक वही थे, लेकिन उनको ना देकर जिन्होंने कुछ नहीं किया और सहारा में आज भी जुड़े हुए हैं, उनके जमाकर्ताओं को भुगतान दिया जा रहा है। यह जमाकर्ता ने स्पष्ट भी किया है, कुछ एविडेंस भी इन्होंने बताए, मेरे पास में भी इन्होंने बताया, और लगभग 50 से 55 इन्होंने एविडेंस बताए जो यहाँ की नहीं थी, सागर, बीना और भोपाल, ऐसी कुछ जगह की इन्होंने जानकारी भी एकत्रित की और इन्होंने मुझे बताया। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल और सहारा समूह लागू सोसाइटी, मैंने जो भी जानकारी मांगी गई है, इन्होंने जानकारी भी मांगी है, उसके इनके पास है जो पर्याप्त सबूत है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं। आखिर इन्होंने पूछा है कि क्षेत्रवासी जो वैध जमा करता है, मेरे तरह वह क्षमा चाहूंगा, मेरे तरह वह भी इसी प्रकार से अत्यधिक परेशान है। और इन्होंने लिखा है कि जो सहारा के एजेंट हैं उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया है। कुछ वर्कर तो आज भी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं और जो कमियां उनको ठीक करा रहे हैं। अब वो अलग बात है जो एफिडेविट या जो भी कमियां हैं
तो उनके जो भी दस्तावेज तहसील या इत्यादि तो वह जमाकर्ता को स्वयं बनवाने पड़ेंगे। बाकी जो एजेंट का काम होगा ईमानदारी पूर्वक कर रहा है। हमारे यहाँ लगभग 10-15% एजेंट ही बचे हुए हैं, बाकी सब लोग बाहर चले गए। लेकिन इन्होंने कहा है कि 1 वर्ष से लगभग बहुत से वैध जमाकर्ताओं का भुगतान स्कूटनी इन या अंडर प्रोसेसिंग अथवा सदस्यता संख्या रसीद अवैध दिख रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। जो नियम दिया गया था उसका पालन सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल स्वयं ही नहीं कर रही है, सभी को पता है। दूसरी ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसका पालन सहारा समूह की जो सोसाइटियां हैं वह भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि यदि आपके द्वारा 29 मार्च 2023 के पहले का डाटा ना दिया जाता है तो इसमें गलती किसकी? क्योंकि 29 मार्च 2023 से पहले जो भी जमा करता थे, चाहे वह क्रेडिट के हों, चाहे स्टार के हों, चाहे सहारियन के हों, चाहे हमारा के हों, इनका डाटा सीआरसीएस को देना था। लेकिन सहारा समूह द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण आज जमाकर्ता अपने भुगतान से वंचित हैं। विशेष रूप से इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो लिस्ट सहारा समूह द्वारा पूर्ववत प्रमाणित थी उन्हीं जमाकर्ताओं का भी आप डाटा नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है इस पर है जो आगे कठोर कार्रवाई होगी। हालांकि टाइम लगता है, ये सभी को पता है। अच्छा, दूसरी बात मैं कुछ इस विषय से हटके भी कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने कहा कि सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान नहीं मिल रहा है, तो मेरे क्षेत्र में भी भुगतान है जो बहुत कम आया है। अत्यधिक परेशानियां हैं, मैं निरंतर पत्राचार भी कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों से पुनः मैं कहूंगा कि आप इस पर न जाए कि 5,000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ है। आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना है, चाहे वह भुगतान मिले अथवा ना मिले, क्योंकि उसके उपरांत ही आप वैधानिक रूप से कार्रवाई कर सकते हैं, परिपक्व रहेंगे, किसी की बातों में ना आए, गुमराह ना हो। यदि आपको भुगतान चाहिए है, भले आपकी मेंबरशिप इनवैलिड है, ये सोसाइटी का काम है और आगे हम लोग लीगल कार्रवाई करेंगे तो माननीय न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे कि भाई ये दस्तावेज है और ये कोई नकली दस्तावेज नहीं है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर आया कि एक सहारा के जो एजेंट थे वो आजकल सहारा के समूह द्वारा भुगतान न मिलने के कारण उन पर तरह तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को फर्जी बताया जा रहा है। तो ये सब स्थितियां मैं पहले से जानता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने पूर्ण रूप से कोशिश यही की थी कि जो जमाकर्ता गण हैं उनको वैधानिक रूप से परिपक्व है जो उनके दस्तावेज हों। इसलिए हाईकोर्ट द्वारा, सहारा समूह द्वारा, सोसाइटी द्वारा प्रमाणित लिस्ट और यह दावे जो क्षेत्रवासियों ने किए हैं, यह सब एविडेंस है जो प्रमाणित है। इसे ना तो सहारा इंडिया कभी कुछ इस पर आपत्ति लगा सकती है और ना ही सीआरसीएस, क्योंकि लीगल रूप में यह वैध जमा करता है। और मैं स्वयं वैधानिक क्षेत्र में काम करता हूं, तो मेरे पास है जो भी जमा करता है हमारे क्षेत्र के, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके पूर्ण रूप से प्रमाणित साक्ष्य मेरे पास है जो उपस्थित हैं। तो इसमें किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे सहारा ने कभी नहीं कहा कि कोई दस्तावेज जो यह हमारी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ असामाजिक तत्व झूठे पत्राचार करते, डराने का प्रयास करते ताकि सामने वाले की आवाज को दबाया जा सके। क्योंकि आप कहां तक है जो यह कहेंगे कि यह मेरी प्रपत्र है, यह क्या हाईकोर्ट झूठा हो सकता है, कंज्यूमर फोरम झूठा हो सकता है, सीआरसीएस द्वारा जो पूर्वत है जो पोर्टल बनने से 2 वर्ष पहले जो लिस्ट जारी की गई, क्या वह झूठ हो सकती? नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब सहारा समूह से यही निवेदन करूंगा कि आगे की वैधानिक कार्रवाई से आप यदि बचना चाहते हैं
तो मेरा निवेदन यही है कि आप जो भी आपके जमा करता है, वैध जमा करता है, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उनका ईमानदारी पूर्वक आप है जो भी वेरिफिकेशन है वो वह कराएं, उनका डाटा है जो सीआरसीएस को उपलब्ध कराएं, क्योंकि इसमें सीआरसीएस भी फंस रही है और आगे चल के सीआरसीएस भी पार्टी बनेगी यदि जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो बनाऊंगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है, हम लोग ने पैनल थी जो हम लोगों की, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला एक ही बात है कि पहले आप सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करें। मैंने बोला कि भाई भुगतान तो नहीं आ रहा, कहले उसको अभी रुक जाओ, पोर्टल की अवधि समाप्त होने दो, उसके बाद देखते जाओ, किसी की बातों में ना आओ। जैसा सेंट्रल रजिस्ट्रार ने हाई कोर्ट में जवाब दिया था उसका पालन करो, और भुगतान कैसे किस प्रकार लेना है वह हम लोग जानते हैं। ऐसा जो मेरी पैनल थी हाई कोर्ट की, उन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने कहा ठीक है। मैं आज भी जमाकर्ताओं से यही कहता हूं कि आप है जो किसी की बातों में ना आओ। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसमें पैसा भी खर्च हो रहा है। इसका कारण यह है किसी का पैन कार्ड लिंक नहीं है आधार से, और 50,000 से ऊपर का पेमेंट है तो 1,000 रुपये उसको लिंक कराने में लगेगी। यदि स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको सुधारो, क्योंकि आधार और पैन दोनों की स्पेलिंग तो एक सी चाहिए, अथवा वो सीआरसीएस डिफिशियंसी देती है। तो ये तमाम प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं, इस कारण जमाकर्ताओं को ये जो पैसा लग रहा है। सहारा का डाटा भी बहुत मिसिंग है, मैंने प्रायः देखा है। ऑफिस बंद है, जमाकर्ता कहीं दूसरी जगह जाता है तो वहां ले जाने किराया खर्चा, और उसकी फॉर्मेलिटी बहुत ही जटिल है। मैंने एक फॉर्मेट भी सीआरसीएस से बात की थी कि मैं एक फॉर्मेट आपको उपलब्ध करा रहा हूं, जिसमें एक इसको आप प्रमाणित करा लें कोई गजेस्टेड ऑफिसर से या तहसील स्तर पर तहसीलदार, जिसके माध्यम से जमाकर्ताओं को है जो अनावश्यक खर्च ना उठाना पड़े और उनका भुगतान की प्रक्रिया आसान हो। और यह बात भी यथार्थ है कि आप कितना भी कुछ कर लो, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान होगा। कब तक होगा, कितना होगा, यह अभी नहीं कह सकती है, तो जब दिसंबर के बाद पता चलेगा। लेकिन जो एक चीज बन जाती है, चाहे अभी बहुत सी कंपनियां, पल्स है, साई प्रसाद, इनकी भी जो रूपरेखा बनाई गई हैं, हालांकि साई प्रसाद की तो अभी नहीं बनी लेकिन पल्स की बनी है, तो आप सभी को पता है एक बार जो बन गया तो उसी के हिसाब से काम चलता है। क्योंकि आप न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय का सभी को पता है PILO या रेट, जब आपकी बात को ही नहीं कोई सुनेगा तो आप कहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब वर्तमान में जो है उस पर है जो आप आवेदन अवश्य करें, क्योंकि कल के दिन आप भी तो कहेंगे कि मैंने आवेदन किया था लेकिन मुझको भुगतान नहीं मिला। आप जहां भी शिकायत करेंगे तो आपकी है जो सुनवाई अवश्य होगी, इसमें दो मत की बात नहीं है। और आगे पैसा एक ऐसी चीज है कि यदि आप आगे आंदोलन में जाएंगे या फिर लीगल कार्रवाई भी करेंगे तो पैसा तो सभी पे खर्च होगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली तक यदि यात्रा करते तो आपको किराया खर्च होगा, यदि आप कोई एनजीओ के साथ जुड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है डॉक्यूमेंट चार्ज जो भी फॉर्मेलिटी है पूरी करने पड़ेगी, तो आपका पैसा खर्च होगा। तो वर्तमान में जो है, तो मेरा सोचना यही है कि जो है उसको सही तरीके से आप जहां भी रहते हो अपनी जानकारी, यदि कोई मिसिंग है तो उसको सही करा ले, एफिडेविट आदि जो कुछ पोर्टल पर दिशा निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से आप अपने दस्तावेज सही तरीके से अपलोड कराएं और स्वयं भी कर सकती हैं, आगे आपकी इच्छा। हालांकि मैं इस पर है जो निरंतर सेंटर रजिस्ट्रार को लिख रहा हूं, क्योंकि यही एविडेंस है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखूंगा आगे चलकर। यदि भुगतान नहीं मिलता
और यदि जमाकर्ताओं को भुगतान मिल जाता है हमारे क्षेत्र के, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं मिला है उनके लिए है जो आगे जाना पड़ेगा, अपने भुगतान की मांग को रखना पड़ेगा। मुझसे पूछा कि आप, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप सहारा के साथ हैं। मैंने क्या बोला, ना मैं सहारा के साथ हूं और ना सहारा के बुराई करता हूं। मैं जमाकर्ता के साथ हूं और सहारा से मेरी एक ही लड़ाई है कि सहारा समूह द्वारा जो पैसा लिया गया था उसे वह नियम अनुसार है जो जैसा बोला गया था वापस कर दी। अब पोर्टल बना है तो पोर्टल के माध्यम से भुगतान है जो जमाकर्ताओं को मिल जाए, तो मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बस मेरी यही शिकायत है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो मुझे मजबूरन है जो कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जो भी हर्जा खर्चा होगा तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि सीआरसीएस द्वारा किस प्रकार भेदभाव किया गया भुगतान देने में। किसी का शेयर मास्टर अप्रूव्ड है उसको भुगतान दिया गया, किसका सब शेयर मास्टर अप्रूव्ड है उसको भुगतान नहीं दिया गया। ये तमाम प्रकार के मैंने सब एविडेंस साक्ष्य एकत्रित किए हैं। लेकिन उद्देश्य यही है कि हमारे क्षेत्रवासियों हैं जो जमा करता है, वैध बकाया निवेशक है, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था उनका भुगतान हो जाए बस। तो मैं यही कहूंगा कि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन अवश्य करें और जो आवेदन किया उसे संभाल कर रखें। मैं आपको आगे एक एक चीज की जानकारी दूंगा, और मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं, पैसा आपका 100% मिलेगा। टाइम भले लगेगा लेकिन आपका पैसा मिलेगा। सहारा के पास पर्याप्त है जो प्रॉपर्टी है, और वह प्रॉपर्टी ऐसी है कि आराम से है जो जमाकर्ताओं का भुगतान हो सकता है, बस जिस दिन सरकार चाहे। तो बस आज जानकारी यही थी। आशा करता हूं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जय हिंद, जय भारत।